ज्ञान विविध यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए अध्याय नंबर 19 घर में वापसी, जिसका शीर्षक है कविता का घर में वापसी और इनके लेखक हैं सुदामा पांडे। कवि सुदामा पांडे धूमिल के नाम से जिनको जाना जाता है, धूमिल। कविता का शीर्षक है घर में वापसी। घर में वापसी कवि हैं श्री सुदामा पांडे, धूमिल के नाम से भी जिनको जाना जाता है। इनके जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 को हुआ था। 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के पास, खेवली गांव, खेवली कस्बे में इनका जन्म हुआ था। नवंबर 1936 को वाराणसी के निकट, वाराणसी के पास है खेवली नामक गांव में इनका जन्म होता है। इन्होंने हाई स्कूल पास करके रोजी की फिक्र में लगे 1953 में इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास की थी। 1953 में हाई स्कूल परीक्षा पास की। देखिए जीवन इनका संघर्ष में रहा है। 1953 में जब इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास की थी, उसी के बाद है ये अपनी रोजी की फिक्र में लग जाते हैं। रोजी की फिक्र, रोजी रोटी कमाना, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की फिक्र में है ये लग जाते हैं। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया। 1958 में ITI से विद्युत डिप्लोमा किया था। ITI से इन्होंने विद्युत डिप्लोमा किया था 1958 में। कहाँ से? वाराणसी से ही किया था। और वहीं पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए थे। और वाराणसी में ही अनुदेशक के पद पर इन्होंने नियुक्ति है वो पाई थी, क्योंकि रोजी की फिक्र इनको पहले ही लग गई थी। और इसके बाद में ऐसे में ही ब्रेन ट्यूमर से धूमल जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु है ऐसे में हो जाती है क्योंकि इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। 10 फरवरी 1975 को इनका निधन हो गया था। 10 फरवरी 1975 को ब्रेन ट्यूमर होने के कारण इनका निधन हो गया है। 10 फरवरी 1975 को इनका निधन हो गया था ब्रेन ट्यूमर के कारण। धूमिल जी की अनेक कविताएं हैं जो तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी है। समकालीन जो पत्र पत्रिकाएं थे उनमें इनकी कविताएं हैं वो छपती रहती थी। कुछ अभी तक अप्रकाशित भी है, जो कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनको प्रकाशन का अवसर है वो नहीं मिल पाया है, अभी तक अप्रकाशित भी है। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, इनके अगर रचनाओं की बात की जाए, रचनाएं संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, जल गई बांसुरी, सुदामा पांडे का प्रजा तंत्र, इनके नाम से ही सुदामा
पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी रचनाएं थी, इनकी काव्य संग्रह है। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी भी मिला था। धूमिल इनका देखिए, इनको मरणोपरांत, धूमिल जी हैं, इनको मरणोपरांत साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो मिला था। साहित्य अकादमी, मरणोपरांत यानी उनके मरने के बाद इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी है वो दिया गया है। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गवईपन है, एक बदेशपन है, जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार बनाता है। यानी कि इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं, इसमें एक विशेष प्रकार का व्यंग्य है, एक विशेष प्रकार का धारदार व्यंग्य है, जो कि इनकी कविताओं को प्रभावशाली है वो बनाता है, असरदार है वो बनाता है। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन जो राजनीतिक परिवेश था, समकालीन यानी कि उस समय का जो राजनीतिक परिवेश था, इसमें भी इन्होंने जागरूक व्यक्ति की तस्वीर है वो पेश की। एक जागरूक व्यक्ति का होता है कि जो तत्कालीन जो जैसे राजनीति से जुड़ा हो, उसमें अच्छाई बुराई है उन सबका विश्लेषण है वो कर पाता, तो इन्होंने एक जागरूक व्यक्ति की तस्वीर भी पेश की है। 1960 के बाद के मोह भंग को प्रभावशाली ढंग से इन्होंने अभिव्यक्त भी किया है। संघर्षरत मनुष्य के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा थी। संघर्षरत क्योंकि इनका स्वयं का जीवन है वो भी संघर्ष में रहा है, बड़े संघर्ष इन्होंने जीवन में उठाए हैं। तो संघर्ष में जो जीवन था, इसके प्रति इनके मन में एक विशेष करुणा का भाव है वो देखने को मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश और इनकी जो विचारधारा थी, उसमें इन्होंने ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है इनकी विचारधारा से कि जो समकालीन परिवेश है इस करुणा का शत्रु है। ऐसा इन्होंने कहा है कि जो समकालीन परिवेश है वो इस करुणा का शत्रु है। इसलिए उनकी कविता में ये करुणा कहीं आक्रोश के रूप में भी दिखाई देती है, एक जो आक्रोश का भाव है उस रूप में भी दिखाई देती है, और कहीं कहीं पर वो व्यंग्य के रूप में दिखाई देती है, और कहीं कहीं पर चुटकुलेबाजी के रूप में भी दिखाई देती है। साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी कविता मतलब 60 के दशक की बात की, 1960 के बाद की जो कविता, साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल जी की कविताएं हैं वो अन्य कवियों की कविताओं से उन्हें अलग स्थान है वो देती है, एक अलग पहचान है इनकी बनाती है। धूमिल की काव्य भाषा और शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है। इनके अगर काव्य भाषा की बात की जाए और अगर इनके शिल्प की बात की जाए तो एक जबरदस्त गर्माहट देखने को मिलता है। ये गर्माहट है वो जो बिजली के ताप की नहीं है, बल्कि जेठ की दोपहरी से आती है। यानी कि जेठ की दोपहरी में एक संघर्षरत व्यक्ति होता है, जो खून पसीना बहाता है, संघर्ष करता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। तो इनकी जो काव्य शैली है, काव्य जो भाषा है, इसमें जो गर्माहट दिखती है वो कोई बिजली के ताप की गर्माहट नहीं, बल्कि जेठ के दोपहरी में कार्य कर रहे एक मजदूर के एक खून पसीने की तपन की गर्माहट है वो दिखाई देती है। पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता है घर में वापसी, शीर्षक है कविता का घर में वापसी कविता दी गई है, जो एक धूमिल की एक प्रमुख कविता के रूप में इसकी एक पहचान है, जिसमें गरीबी से संघर्ष। और इस कविता में क्या दिखाया गया है कि गरीबी में किस व्यक्ति है वो किस प्रकार से संघर्ष करता है और परिवार की व्यथा करता है, और परिवार की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसकी एक कहानी है वो कहते हुए प्रकट होती है। मनुष्य संसार के भागम भाग भरे जीवन में राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व, सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है। अब मनुष्य देखिए, मनुष्य हम सभी जानते हैं संसार में रहते हैं, मनुष्य जो जीवन है उसमें भागम भाग बनी रहती है। हर समय उसे अपने जीवन में संघर्ष करना, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए, उसे रोजी रोटी, उसे 2 वक्त की भोजन है उपलब्ध करवाने के लिए भागम भाग है वो बनी रहती है। ऐसे में मनुष्य है वो जीवन में थोड़ी राहत पाने के लिए क्या करता है, एक स्नेहमय परिवार चाहता है, एक ममत्व, एक अपनत्व से भरा हुआ परिवार हो, और उसे ऐसा जो परिवार होता है तो उसमें व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करता है। तो ऐसे माहौल में वो अपना ऐसा घर बनाना चाहता है जिसमें स्नेह हो, ममत्व हो, अपनत्व हो, ऐसा भाव हो, और उसमें वो रहना भी चाहता है। लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि तमाम रिश्ते, नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार बनी है। अब परिवार में सदस्य भी है, सदस्य होते हैं, उनमें जुड़ाव होता है, संबंध होता
माँ बाप का, पति पत्नी का, सबका रिश्ता जुड़ा होता है, संबंध होता है, आपसी स्नेह भी है, अपनत्व भी है और उसमें ममत्व का भाव है। लेकिन उन सब के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, तो वो क्या है? गरीबी। यही इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है कि तमाम रिश्ते नाते तो है, स्नेह भी है, अपनत्व के बीच भी रह रहे लोग, लेकिन गरीबी की दीवार है। उन्हें अपनत्व, स्नेह और ममतामय जो वातावरण है उसके बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रहेगी कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने को कोई चाबी बनाई जा सके, जटिल ताले को खोला जा सके। तो कहते हैं गरीबी का जो जटिल ताला है, जिसने उस परिवार के सदस्यों में दूरी पैदा कर दी है। परिवार के सदस्य रह तो रहे हैं, लेकिन गरीबी के कारण कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है। उनमें संवाद है वो खत्म हो गया है, संवाद वार्तालाप है वो खत्म हो गई है। तो कहते हैं कि लड़ते लड़ते अब इतनी ताकत भी मनुष्य में नहीं रह जाती, इतना जर्जर हो जाता है, इतना जीर्ण हो जाता है, इतना कमजोर कृष्णकाय हो जाता है कि वो एक ऐसी चाबी का निर्माण नहीं कर सकता जो उनके उस जर्जर हुए रिश्ते में, जर्जर हुए जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी के रूप में उसे प्रयुक्त है वो किया जा सके। कविता में एक ऐसी घर की आकांक्षा है जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक न हो। अब कविता में ये भी आकांक्षा की गई कि परिवार होना चाहिए, उसमें सदस्य है, उसमें अपनत्व है, स्नेह है, ममत्व है, भाव होना चाहिए और गरीबी किसी भी प्रकार से दीवार का कार्य है वो न करे। माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेही वातावरण हो ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख है वो प्राप्त किया जा सके। और घर में रहने वाले जो सदस्य है, माता पिता है, पत्नी है, बेटी है, पुत्र है, इन सब के बीच में एक ऐसा स्नेही वातावरण होना चाहिए कि गरीबी है वो उन्हें मात न दे सके और जो जीवन उनका संघर्ष में जो जीवन है उसमें भी उन्हें सुख का आनंद है वो प्राप्त हो सके। इस कविता के माध्यम से धूमिल जी ने यही बताने का प्रयास किया है। तो इसके दो पदों की पद व्याख्या आज हम देखते हैं, बाकी दो पदों की व्याख्या हम कल की कक्षा में देखेंगे। तो चलते हैं कविता की ओर। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। कवि कहते हैं, कवि धूमिल कहते हैं कि मेरे घर में मेरे जो सदस्य हैं 5 जोड़ी आंखें। 5 जोड़ी से मतलब कि घर में कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। कि मेरे घर में मेरे अपने हैं 5 सदस्य हैं। माँ की आंखें, अब माँ के परिचय देते हैं, अपनी माँ का परिचय यहाँ देते हैं धूमिल जी कि माँ की आंखें पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। जिस प्रकार कोई बस है तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी पहिए है वो पंचर हो जाए तो वो बस है वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाती, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाती है। तो उसी किसी का ही परिचय देते हुए कहते हैं अपनी माँ की आंखों के बारे में, कहते हैं मेरी माँ की आंखें हैं, 2 आंखें हैं, लेकिन वो आंखें हैं उनकी रोशनी है वो जा चुकी है। अब देखिए जब टायर होते हैं लेकिन उसमें हवा नहीं हो, वो पंचर हो जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। तो कहते हैं मेरी माँ की जो आंखें पड़ाव से पहले, यानी कि अपने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जिस बस के टायर पंचर हो जाते हैं उस बस के टायर के पंचर के समान मेरी आंखें है कि मेरी आंखें, मेरी माँ की जो आंखें है वो गरीबी के कारण समय से पहले उनकी रोशनी है वो जा चुकी है। पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए की तरह मेरी माँ की आंखें है। आंखें तो है, मेरी माँ की आंखें है, लेकिन वो समय से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी है वो जा चुकी है, क्योंकि अत्यधिक पीड़ा व्यथा के कारण, अत्यधिक उनमें हर समय जो आंसू बहते रहते थे गरीबी के कारण, जो गरीबी का जीवन जिया है उससे पहले ही कि समय से पहले मेरी माँ की आंखें है उनकी रोशनी है वो चली गई है। पिता की आंखें, अब पिता की आंखें हैं लोहे साई की ठंडी सलाखें है। लोहे साई होते हैं कि लोहे के औजार बनाने वाली जो मशीन होती है उसके समान। तो कहते हैं ठंडी सलाखें, तो कोई मशीन है लोहे के औजार बनाने वाली है तो वो औजार तभी बनाए जाएंगे उस मशीन में जब उसकी जो सलाखें वो गर्म होगी और जो लोहे को गर्म करके कूट पीट कर उसे नया आकार है वो दे सकती है। तेरे पिता की तो आंखें हैं लेकिन वो लोहे साई की ठंडी सलाखों के समान है, ठंडी उस छड़ी के समान है कि जिसमें अब कोई औजार है वो नहीं बनाया जाता है, यानी मशीन है लेकिन उस मशीन की जो सलाखें है वो कैसी हो गई है? ठंडी हो गई है, शीतल हो गई है कि जो अभी किसी भी लोहे को कूट पीट कर उसे एक नया आकार है, नया स्वरूप है नहीं दे पाती। इसी प्रकार मेरे पिता की आंखें है उस मशीन के बाती हो गई है, एकदम ठंडी हो गई है। अब उनमें कोई तेज, कोई उत्साह है, कोई नया एक भाव है वो देखने को नहीं मिलता है। बेटी की आंखें बताते हैं कि मेरी बेटी की आंखें मंदिर के दीवार पर जलते घी के 2 दिए हैं।
है, जो उसकी आंखों को देखकर मैं समझ जाता हूँ कि वो मुझे एक नया उत्साह भरने का प्रयास करती है, कि जिसने मुझे थाम रखा है, इस गरीबी पे भी मेरा हाथ है, जिसने थाम रखा है वो मेरी पत्नी है, कि जो जिसकी आंखें हर समय मुझे ये कहती हुई प्रतीत होती है कि भले ही स्थितियाँ कैसी भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कैसा भी, कितनी भी गरीबी के कारण हमें संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ है वो थाम के रहूंगी, तुम्हारा दामन मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, इस जीवन में जीते जी है वो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऐसा मेरी पत्नी की आंखें हैं वो मुझे सहारा दे रही होती है कि जीवन के इस कठिन पथ पर भी मैं तुम्हारे साथ है वो चलने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं पत्नी की आंखें नहीं है, बल्कि वो तो मुझे दो हाथ की भांति दिखाई देते हैं, कि जिन आंखों को देखकर मेरे में ये ताकत आती है कि मेरी पत्नी है वो उम्र भर इस कठिन पथ पर भी मेरे साथ चलने के लिए मेरा हाथ थामे हुए है वो रखेगी। वैसे हम स्वजन है, तो कहते हैं वैसे तो ये सभी मेरे अपने हैं, स्वजन यानी कि अपने हैं, खुद के परिवार के सदस्य है, स्वजन है, करीबी है, और हम एक ही छत के नीचे एक ही घर में है वो निवास करते हैं, एक दूसरे के करीब है रहते हैं, पास पास रहते हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब है, लेकिन कहते हैं मेरे परिवार के मेरे अपने हैं, स्वजन हैं, हम एक दूसरे के करीब भी रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार में एक बीच में जो दीवार बन गई है, दोनों ओर यानी कि परिवार के सदस्यों के बीच में एक दीवार बन के खड़ी हो गई है, जो करीब रहते हुए भी हम बात नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते हैं, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल तक नहीं पूछ पा रहे हैं। तो उन सब के बीच में हम परिवार के जो सदस्य उनके बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है, दोनों ओर एक दीवार है, क्योंकि हम तो पेशेवर गरीब है, क्योंकि गरीबी की जो दीवार है वो हमारी पेशेवर है, कि शुरू से ही चलती आ रही है, हमारी जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलती आ रही है। इसलिए परिवार के जो सदस्य अपने होते हुए भी, गरीब होते हुए भी, उनके बीच में जो वार्तालाप है वो बंद हो गया है, संवादों का जो लेन देन है वो बंद हो गया है, विचार विनिमय के जो भाव है वो खत्म हो गए हैं। ऐसे में हम एक दूसरे के करीब होते हुए भी एक दूसरे के मन की पीड़ा को नहीं जान पाते हैं, एक दूसरे के मन को हम टटोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा तो ये जो गरीबी रूपी दीवार है ये तो पेशेवर है, सदा से चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये गरीबी हमें घेरे हुए रखते हैं। इसलिए हमारे बीच में जो आत्मीयता, जो स्नेह, जो ममत्व, जो अपनत्व होना चाहिए वो खत्म हो गया है। तो ये अपने 4 सदस्यों की बातें की हैं, माँ की, पिता की, बेटी की, पत्नी की आंखों की बात की है, बाकी अपनी बात इनकी अभी कहनी बाकी है। तो आज की कक्षा में हमने 2 पदों की पद व्याख्या देखी है, कल की कक्षा में हम 2 पद और बचे हैं, उसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर है वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।